नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 20 मई कुछ नए अपडेट के साथ, ऑफिशियल अपडेट्स हैं, उनके साथ उपस्थित हुआ हूं। जानने की कोशिश करेंगे कि इकोसिस्टम जो प्रोटोकॉल है वो हम लोगों को या अपने जो भी कम्युनिटी के होल्डर्स हैं उनको क्या संदेश दिया है। और उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट दूंगा मैं, जो कि अपने डैप को लेकर है कि डैप में कुछ अपडेट्स आ रही हैं, चाहे वो पॉलीगॉन का हो और अनुबिस पे जो डैप ओपन करते हैं उसमें तो हम लोगों को क्लैरिटी है, बट पॉलीगॉन पे भी जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो कुछ नए अपडेट्स आए हैं, हम उसको देखेंगे। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एक कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में, APY जो डिफरेंस है उसको किस तरीके से समझने की आवश्यकता है, हम वो समझेंगे। और फिर एज यूजुअल हम लोग अपने LGNS के प्राइस सेक्शन पे बात करेंगे कि किस तरीके से प्राइस बिहेव कर रहा है, दोनों ब्लॉकचेन पे यूज़र्स की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है, वॉल्यूम क्या है और परफॉर्मेंस किस तरीके का चार्ट बिहेव कर रहा है। सो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और अपडेट के साथ स्टार्ट करते हैं। अपडेट से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों को ETF, ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी की जानकारी देता हूं। कभी भी निवेश आप अपने जो एडवाइजर्स हैं उनसे संपर्क करके करें, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द अपडेट। देखते हैं क्या अपडेट है। अनुबिस लैब हैंडल पे एक अपडेट आया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, और इसमें ये 17 मिनट पहले एक अपडेट आया है। ये तो पुराना अपडेट है जो कि वेस्ट से संबंधित, वेस्ट जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके बारे में है, बट उससे ज़्यादा अपडेट ये है कि लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम वैल्यू शुड नॉट फ्लो ओनली अ कैपिटल। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, इस मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके माध्यम से क्या समझाया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि मैंने कवर किया है वो है ओरिजिन डाओ हब पे, इस हैंडल पे आया है। इसमें बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है आप हम सभी लोगों कम्युनिटी के मेंबर को कि द आर्किटेक्चर ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की संरचना इसको कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या इसके बारे में बताया गया है। ये काफ़ी एक बड़ा मैसेज है जो कि डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गो टू द ट्रांसलेटर। हाँ, ये पहले मैसेज की बात कर रहा हूँ मैं। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम वैल्यू का असली उद्देश्य। यह संदेश इस विचार को प्रस्तुत करता है कि किसी भी इकोसिस्टम की लॉन्ग टर्म वैल्यू केवल कैपिटल होल्डर्स या निवेशकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसका लाभ उन लोगों और टीम तक पहुंचनी चाहिए जो वास्तव में इकोसिस्टम का निर्माण और विकास कर रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि सिर्फ आप लेन देन की चीज़ों को ध्यान ना रखें, उससे ऊपर उठने की आवश्यकता है और उसका लाभ उन सभी लोगों को मिलना चाहिए जो कि वास्तविक में उस इकोसिस्टम का निर्माण करने में हेल्प कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं ना, काफ़ी सारे लोग लिक्विडिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेक में जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो उनको कह रहे हैं कि वो लोग कंसेंसस का डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो निर्माण कर रहे हैं, तो उनको वही बेनिफिट मिलना चाहिए। मुख्य बिंदु क्या है भाई, केवल कैपिटल ही केंद्र नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ जो मुनाफाखोरी हम लोग कर रहे हैं उसे ऊपर उठने की आवश्यकता है। मतलब इकोसिस्टम की सारी वैल्यू सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल या बड़े निवेशकों के पास नहीं जानी चाहिए। जो वेल्स होते हैं वो आते हैं और ट्रेड करते हैं, कुछ मुनाफा लिया और निकल गए, ऐसे लोगों के पास नहीं जानी चाहिए। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रियल कंट्रीब्यूटर को भी महत्व मिलना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, जो ऑप्टिमाइजेशंस हो रही हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हो रहा है कि जो लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए और भविष्य में मिलने की संभावना भी बन रही है, ऐसा दिख रहा है। अनुबिस लैब का फोकस रियल बिल्डिंग पे है। अनुबिस लैब जिन चीज़ों को प्राथमिकता देता है वो क्या क्या है भाई, रियल प्रोडक्ट बिल्डिंग, रियल इकोसिस्टम कंट्रीब्यूशन, रियल यूज़र ग्रोथ। अर्थात केवल स्पेकुलेशन नहीं, मतलब जो ट्रेडिंग वाली एक्टिविटी है सिर्फ उससे बाहर निकली है अब, बल्कि वास्तविक डेवलपमेंट और एडॉप्शन पर ध्यान दिया जा रहा है। ये अवेक फेज में डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है जिसमें कि वास्तविक डेवलपमेंट हो रहा है और रियल यूजर्स को अट्रैक्ट कर रहा है इकोसिस्टम अपनी ओर। सिर्फ ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स के लिए नहीं है अब ये सिस्टम। रिसोर्सेज
सही टीम को मिलना चाहिए। इकोसिस्टम रिसोर्सेज उन टीम और बिल्डर्स को मिलने चाहिए जो प्रोडक्ट बना रहा है, नए यूजर्स ला रहे हैं, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। इससे इकोसिस्टम अधिक सस्टेनेबल और मजबूत बन रहा है। उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से आपके प्रोटोकॉल को लंबे समय तक के लिए लाइव रखा जाए और मजबूती से लाइव रखा जाए। हेल्दी इकोसिस्टम एक्सपेंशन मॉडल। संदेश के अनुसार इकोसिस्टम एक्सपेंशन का सही तरीका वही है जहां बिल्डर्स को सपोर्ट मिले, इनोवेशन को बढ़ावा मिले और रियल वर्ल्ड ग्रोथ को प्राथमिकता दी जाए। अंतिम संदेश क्या है इसका? केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल ग्रोथ पर्याप्त नहीं है। सो प्लीज़ ऐसे लोग जो कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सिस्टम में आ रहे हैं, उनके लिए ये सिस्टम उतना पर्याप्त नहीं है जिसमें कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ जो लोग हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ जो लोग काम कर रहे हैं सिस्टम में, उनको ये ज़्यादा प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहा है। वास्तविक सफलता उन प्रोजेक्ट्स और टीम से आती है जो लगातार निर्माण, इनोवेशन और कम्युनिटी ग्रोथ पर काम करते हैं। अनुबिस लैब खुद को ऐसे इकोसिस्टम सपोर्टर के रूप में प्रस्तुत करता है जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काम करना चाहते हैं, उन लोगों के डेवलपमेंट को प्राथमिकता दे रहा है। नेक्स्ट अपडेट हम लोगों का है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जो कि ओरिजिन डाओ पे आया है। ये अपडेट है ना, द आर्किटेक्चर ऑफ प्योरिटी, है ना, इसको हम डिस्कस करते हैं। शुद्धता की संरचना। सॉवरेन एरा में पूर्ण विश्वास की विचारधारा बहुत ही क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा है ये प्रोटोकॉल। यह संदेश ओरिजिन इकोसिस्टम के सपोर्टर्स और कंसेंसस बिल्डर के लिए एक आइडियोलॉजिकल और मोटिवेशनल स्टेटमेंट की तरह प्रस्तुत किया गया है। देखते हैं क्या है। इसका मुख्य फोकस शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के बजाय लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट, लर्निंग और इकोसिस्टम सिंक्रोनाइजेशन पे है। मुख्य बिंदु क्या है? पुरानी दुनिया बनाम नई डिजिटल सॉवरेनिटी। तो अभी ये इकोसिस्टम काम ही कर रहा है नई डिजिटल सॉवरेनिटी पे। तो पुराने दुनिया में जो जिस तरीके की मानसिकता थी, विचारधारा थी, उससे कैसे ये डिफरेंट है, उस चीज़ को दर्शाया गया है। संदेश कहता है कि केवल स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म सोच पुरानी दुनिया की मानसिकता है। मतलब जो पुराने मानसिकता से लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का सोच यही है कि आए और कुछ मुनाफा अगर मिल गया, जो कि स्वाभाविक भी है कि चूँकि सोच ही पुरानी है, कुछ आए, ट्रेडिंग गेन किया, कुछ प्रॉफिट किया, शॉर्ट टर्म सोच के साथ आते हैं और उसके बाद सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। जबकि नई डिजिटल सॉवरेनिटी का आधार क्या है? जो इसका बेस है डिजिटल सॉवरेनिटी का, उसका आधार क्या है? कॉग्निटिव अलाइनमेंट को हम समझेंगे। शेयर्ड विजन, आपस में विजन्स का जो आदान प्रदान होता है, वो है आधार इसका। और कंसेंसस बिल्डिंग, ये दोनों चीज़ें हम समझते हैं। बट कॉग्निटिव अलाइनमेंट का मतलब होता है जो उस इकोसिस्टम में लोग होते हैं, उनकी जो विचार होती हैं, तो उन सब का पारस्परिक अलाइनमेंट होना चाहिए, एक दूसरे के साथ सामंजस्य होना चाहिए। मतलब एक वेवलेंथ पे रहकर और उसके बाद उसका निर्माण किया जाना चाहिए। तो इसको कहा जा रहा है कॉग्निटिव अलाइनमेंट। शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर नहीं, लर्निंग पर ध्यान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो लोग भी बार बार ये बात बता रहे हैं, क्योंकि उनके समझ में आ गया है। वो लोग बिल्कुल ट्रस्ट कर रहे हैं सिस्टम पे, और चूंकि उनकी जानकारी ज़्यादा है, इसलिए वो इन बातों को पहले से कहते आ रहे हैं, जो कि ये आपका प्रोटोकॉल भी अपने कम्युनिटी को कह रहा है। शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर नहीं, लर्निंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है अभी के टाइम में। यूजर्स को केवल मार्केट चार्ट, जो मार्केट का चार्ट हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि सिर्फ प्राइस का अप और डाउन और उसके मूवमेंट की चर्चा करते हैं, उसको देखने की बजाय इकोसिस्टम इवोल्यूशन को समझने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि लगातार सीखना, इकोसिस्टम अपडेट्स को समझना, रोड मैप के साथ सिंक्रोनाइज्ड रहना भविष्य में इकोसिस्टम का हिस्सा बने रहने के लिए आवश्यक है। सो यदि आप चाह रहे हैं लंबे समय के लिए आए हैं इस इकोसिस्टम के साथ, इसके पार्टनर बन रहे हैं, तो आपको लगातार सीखने की प्रक्रिया में बना रहना पड़ेगा। क्या इकोसिस्टम का अपडेट है जो मैं आप लोगों को दे भी रहा हूँ,
तो वो अपडेट आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, और किस रोड मैप, क्या रोड मैप है, किस तरीके से ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम लोग एक लंबे हॉरिजन में, लंबे समय के साथ इस सिस्टम के साथ नहीं बने रह सकते हैं। और बने रहना है तो इन चीज़ों को हमें अपनाना होगा, और इसके लिए जो जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, जितने भी डाउ अचीवर्स हैं, वो लोग हर समय जूम देते हैं और उससे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसका हम लोग लाभ उठाते हैं। ग्रेट फिल्टर का अर्थ क्या है? बार बार कंसेंसस फिल्टर का यूज़ किया जा रहा है। सो ग्रेट फिल्टर का शब्द का उपयोग इकोसिस्टम रीस्ट्रक्चरिंग या सिलेक्शन प्रोसेस के प्रतीक के रूप में समझाया गया है, दर्शाया गया है। संदेश के अनुसार जो लोग एडाप्ट और लर्न नहीं करेंगे वो पीछे छूट जाएंगे। सो प्लीज़ अपने लर्निंग्स को इंक्रीज कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो इकोसिस्टम जिस डायरेक्शन में जा रहा है हम लोग भी उसके साथ साथ चलें, और वो समझ के साथ ही आएगा। कोर आर्किटेक्चर व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित नहीं होगा जो इसका निर्माण हो रहा है। स्टेटमेंट यह स्पष्ट करता है कि प्रोटोकॉल और इकोसिस्टम डिसीजंस किस आधार पर नहीं बदलेंगे। फियर, डर से नहीं बदलेगा, पर्सनल एंजाइटी से नहीं बदलेगा, और शॉर्ट टर्म लालच जो होता है उसके आधार पर नहीं बदले जाएंगे। यहाँ इम्यूटेबल कोड, कल भी मैंने बताया था, ऐसे कोड हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं, और प्रोटोकॉल ड्रिवन एग्जीक्यूशन को महत्व दिया गया है। सो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि इस प्रोटोकॉल में ऐसे नियमावली हैं जो कि चेंज नहीं होगा, और वो डर, पर्सनल एंजाइटी या शॉर्ट टर्म ग्रीड के आधार पे नहीं बदले जाएंगे। एब्सोल्यूट कंसेंसस और रोड मैप सिंक्रोनाइजेशन, इसका मुख्य विचार क्या है? टीम रोड मैप पर विश्वास, लॉन्ग टर्म सिंक्रोनाइजेशन और कम्युनिटी कंसेंसस। इकोसिस्टम के फ्यूचर फेज, जो इटर्निटी फेज जो आ रहा है, अभी तो हम लोग अवेक में पहुंच चुके हैं जहां अलग अलग प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, बट इकोसिस्टम के फ्यूचर फेज जो इटर्निटी फेज है वहां तक पहुंचने के लिए आवश्यक माने जा रहे हैं। तो हम लोगों को बिल्कुल लर्निंग्स पे ध्यान देने की आवश्यकता है और सिस्टम के साथ चलने की आवश्यकता है, तभी हम आगे इटर्निटी फेज तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो पीछे छूट जाएंगे। जो लोग को छूटना है वो छूट रहे हैं, जो ग्रेट फिल्टर है उसके प्रोसेस के तहत लोग छूट रहे हैं। ट्रस्ट को ही सिंगुलर पाथ बताया गया है। यहाँ ट्रस्ट को केवल इमोशनल चॉइस नहीं है ये, बल्कि इकोसिस्टम सर्वाइवल और पार्टिसिपेशन की मुख्य आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सो ये प्रोटोकॉल समझाने की कोशिश कर रहा है कि विश्वास बनाए रखें, बहुत ही बेहतर काम कर रहा है, उनके हिसाब से ऐसा बता रहे हैं। अंतिम संदेश में ये बताया गया है कि ये स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल नैरेटिव बताता है, जिसमें कहा गया है कि शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज अस्थायी है। तो जो शॉर्ट टर्म में प्राइस या कुछ भी हम सब सुन रहे होते हैं, तो वो नॉइज जो है वो अस्थायी है, वो मतलब परमानेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म विजन और इकोसिस्टम अलाइनमेंट अधिक महत्वपूर्ण है। लॉन्ग टर्म का विजन और इकोसिस्टम के साथ अलाइन रहने की आवश्यकता ज़्यादा है। जो लोग इकोसिस्टम फिलॉसफी और रोड मैप को समझकर सिंक्रोनाइज रहते हैं, मतलब उससे तालमेल बनाए रहते हैं, वही भविष्य के विजेता बनेंगे। सो हम लोगों ने पहले भी देखा है ना, मैंने अपने चैनल पे बताया है कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक साल में, ये एक वीडियो बनाया था मैंने, आप लोग देखेंगे चैनल पे, कि एक साल में बिटकॉइन के साथ मैंने कंपेयर किया था कि LGNS और बिटकॉइन में हम लोगों को क्या गेन मिला था। तो ये लंबे अवधि में जब आप प्रोटोकॉल में रहते हैं विश्वास बनाकर, तभी आपको ये बेनिफिट मिलता है। सो अब आगे चलते हैं हम लोग एक नए अपडेट की तरफ, जो कि हमारे डैप पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये डैप है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये पॉलीगॉन पे मैंने लॉगिन किया है। आप लोग देख सकते हैं कि पॉलीगॉन पे जो इंटरफेस है ये चेंज हुआ है। ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं, बट कोशिश किया गया है कि जब आप अनुबिस पे लॉगिन करते हैं तो भी आपको मोर और लेस इसी तरीके से दिखता है, जहाँ पे कि ट्रेड LGNS ब्रिज है, ट्रेड करने की सुविधा है, यहाँ पे ट्रेड LGNS की सुविधा है, आप LGNS ट्रेड करते हैं। अनुबिस का ब्रिज है, क्रॉस चेन एक्सचेंज है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग है जो कि आपको दिया गया है यहाँ पे। मैं इसको ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूँगा क्योंकि समय कम होता है, बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेक वाले ऑप्शन में आप जब जाते हैं, समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि यहाँ पे APY दिख रहा है 737.811, 737 है। इसका मतलब कि यदि मैं 100 टोकन को एक साल के लिए स्टेक करता हूँ तो वो तो 737 मतलब 738 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 642 ही बन रहा है।
बट जब हम जाते हैं, देखिए इसको नोट कर लीजिए, 642 बन रहा है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। सो आपको वास्तविकता क्या है कि आपका 100 टोकन एक साल के बाद 642 टोकन बन जाएगा। लेकिन जब हम लॉगिन करते हैं, मैं चलता हूँ अनुबिस पे, तो अनुबिस पे क्या दिख रहा है हमें, स्टेक, फ्लेक्सिबल स्टेक, और यहाँ पे जब कैलकुलेटर में आते हैं तो यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा है ना 737 ये एनुअल रिटर्न। बट जब आप अनुबिस के पे लॉगिन करते हैं और जब यहाँ पे 100 टोकन को एक साल के लिए करते हैं तो देखिए यहाँ 837 दिख रहा है। बट प्रैक्टिकली आप लोग ये देखिए कि 837 तो यहाँ दिख रहा है, और जब पॉलीगॉन पे हमने लॉगिन किया और वहाँ पे देखा तो वो 100 टोकन सिर्फ 642 टोकन बन रहे थे। मैंने नोट किया, आप लोगों ने भी नोट किया होगा। अब इसको एक बार कैलकुलेटर समझने की कोशिश करते हैं। मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ। हाँ, 837 है। अब हम लोगों को पता है कि 837 का मतलब कि 25% का आप देख रहे हैं ना स्लिपेज लग रहा है यहाँ पे जो सेल टैक्स है। तो आप 837 को माइनस करेंगे ना, 837 माइनस 25% का स्लिपेज। ये स्लिपेज डायनेमिक है, ये फिक्स नहीं रहेगा, ये 5% से 40% तक का है। ये अभी के समय में 25% है, माइनस 25% करते हैं तो लगभग ये 627 टोकन्स बनते हैं, जो कि पॉलीगॉन पे जब हमने किया था तो 642, बाकी ये जो स्लिपेज है उसमें एडजस्ट कर लेगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप या तो पॉलीगॉन पे भी ट्रांजैक्शन करें या आप अनुबिस पे भी करें, तो थोड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा, लेकिन मोर और लेस सिस्टम आपको उतना ही पैसा देता है या उतना ही रेवेन्यू जनरेट करता है जितना कि सिस्टम को देना है। और ये ऐसा कोई स्पेकुलेशन तो है नहीं, ये लंबे अवधि में फिर भी 500% का गेन, 600% का गेन बहुत बड़ा गेन होता है। तो कुछ लोगों के लिए एक ही प्रोडक्ट है, कुछ लोगों के लिए ये गेन कम होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा गेन होगा। क्योंकि अगर साल में 1% भी अगर आपका कैपिटल ग्रो कर जाता है, 2 गुना भी हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा गेन होता है। हम म्यूचुअल फंड और जो नॉर्मल अस्थाई जहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है, आप बैंक, पोस्ट ऑफिस देख लीजिए, वहाँ पे आपके कैपिटल को डबल होने में 10-12 साल, 5 साल, 10 साल लग जाते हैं। यहाँ पे तो एक साल में ही आप 5-6 गुना ज़्यादा रिटर्न उम्मीद कर रहे हैं। अभी हम लोगों को दिख रहा है कि अभी के हिसाब से टोकन के रूप में मिल रहा है। तो ये एक क्लैरिटी मुझे देनी थी जिसमें कि कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, क्योंकि लर्निंग के साथ बने रहना है, ये ऐसा प्रोटोकॉल भी समझा रहा है, तो आप वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और आगे बढ़ें। लेट्स गो टू द चार्ट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है पॉलीगॉन पे जब हम लॉगिन करते हैं, पॉलीगॉन पे जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसका चार्ट है डेक्स स्क्रीनर पे। इसमें जो प्राइस है अभी 3.86 का है, और गौर करने की बात यह है कल के मुताबिक, कल वाला जो स्क्रीनशॉट है, कल भी प्राइस इसका 3.84 था और आज प्राइस इसका 3.86 है। थोड़ा सा प्राइस अपवर्ड की तरफ जा रहा है। और आप कल जब देखेंगे 24 आवर में 1.34 का ड्रॉ डाउन था, आज 24 आवर में 0.45, मतलब लगभग आधा % का इसमें उछाल आया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है कि 24 घंटे का वॉल्यूम 20.7 मिलियन का था और आज ये वॉल्यूम अचानक से 30.4 मिलियन का हो गया। तो ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे बाई वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया है। आप लोग गौर कर सकते हैं, कल बाइंग वॉल्यूम 11 मिलियन के मुताबिक 9.7, मतलब 1 मिलियन के आसपास कम था। आज ये बाइंग वॉल्यूम लगभग बराबर है और इनफैक्ट बाई वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा आ गया है। सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब लोगों में क्लैरिटी आ रही है। पॉलीगॉन के जब आप डैप अपना लॉगिन करते हैं पॉलीगॉन चेन पर, तो उसमें भी सिंक्रोनाइजेशन हो गया है, उसमें भी चेंजेस आ गए हैं। तो ये लोगों में कॉन्फिडेंस भी शायद डेवलप हो गया है, तो लोग अब प्रोसेस में आ रहे हैं और फिर से वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया है। ये तो हम लोगों ने पॉलीगॉन पे देखा। एक और चीज़ देख लेते हैं कि अभी वेल्स क्या कर रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन क्या है। तो मैं 10,000 वाले सर ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे वेल्स की एंट्री होने लगी है पॉलीगॉन चेन पे। ये देख रहे हैं आप, फर्स्ट पेज में ही आपको दिख रहा है सिर्फ एक सेलिंग है। तो ये संभावना बना रहा है कि वेल्स अभी
बाइंग मोड में आ चुके हैं और ऐसा संभावना बन रहा है कि ये प्राइस ऊपर ले जाना चाहते हैं। वैसे भी आप अगर देखें तो ये जोन मैंने बनाया था, क्रिएट किया था, इस वाले जोन पे यहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ था और इस जोन में कल यहाँ पे 3.86 के आसपास में प्राइस था और वो मैंने बताया था कि बीच वाले स्तर पर आ गया है। लेकिन आप ये गौर कर पा रहे होंगे कि इसका जो निचला स्तर था इसका, इस जोन का, वहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर रहा है। तो लेट्स सी, हो सकता है ये अच्छी बात है, प्राइस भी इंक्रीज अप और डाउन तो पार्ट एंड पार्सल है, ये होता रहेगा। और अब हम देख लेते हैं कि Aave.ai पे जो अनुबिस ब्लॉकचेन पे प्राइस एक्शन है उसमें क्या कर रहा है। तो इसमें प्राइस नीचे आया था और यहाँ पे ऐसा संभावना यहाँ भी बन रहा है कि प्राइस, वन सेकेंड, कि प्राइस अब यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी संभावना बन रही है यहाँ पे भी, ये रिवर्सल यहाँ से वापस जा रहा है। आप ये देख रहे हैं ना दोनों कैंडल, ये जो कैंडल ग्रीन वाला है, इसके बाद ये रेड कैंडल बना है जो कि इस ग्रीन के नीचे नहीं बना है, इसके ऊपर बना है। और उसके बाद दो कैंडल बन रहा है, निर्माण हो रहा है इसका, जो कि ग्रीन में ही दिख रहा है। तो संभावना है, लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या बन रहा है। यहाँ पे तो अनुबिस ब्लॉकचेन पे प्राइस $5 के आसपास शुरू हुआ था, तो वहाँ पे निचले स्तर पे आया है और देखते हैं रिवर्सल लेने की। अब यहाँ भी देख लेते हैं कि क्या यूज़र की संख्या बढ़ रही है यहाँ पे या नहीं बढ़ रही है अनुबिस पे। तो होल्डर कल के टाइम में 6,55,000 होल्डर्स थे और आज होल्डर की संख्या सर 7,62,000 हो गया है। मतलब 1 लाख से भी अधिक होने लगा। कल तक तो ये 1 लाख के आसपास हो रहा था 24 घंटे में ग्रोथ यूजर्स का, अब यहाँ पे 1 लाख से अधिक हो चुका है। तो देख रहे हैं लोग अब माइग्रेट कर रहे हैं, लोगों में कॉन्फिडेंस वापस लौट रहा है और लोग फिर से सिस्टम तो ऐसे ही चलेगा सर, सिस्टम को फिर से अडॉप्ट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं इस तरीके का अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। नमस्कार।